नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी एंड बीपीएससी, टीजीटी एवं पीजीटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सिविक्स या नागरिक शास्त्र के प्रश्नों के संग्रह प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लगभग 63 या 63 नागरिक शास्त्र या सिविक्स के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आगामी बीपीएससी, टीजीटी एवं पीजीटी और यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के सिविक्स पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से संबंधित है, जनहितवाद से संबंधित है, या न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, या न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायिक सक्रियता जो है वो जनहितवाद से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। तो ये जो वर्णन किया गया था, ये वर्णन था आपका ग्रैनविल ऑस्टिन का, यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद जो है वो अल्पतंत्र के रूप में थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जो है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के संविधान के 4A में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या पहले 10 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी संख्या 11 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 16 जो है 16 जो है वो भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता को प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था, जो पहले 21 वर्ष था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई, जो पहले 21 साल हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो आपका सन 1932 में हुआ था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। कौन किया था? उषा मेहता ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज के, या गीता रहस्य के, या द ओरियन के, या उपयुक्त सभी के? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों पुस्तकों के जो लेखक है वो बाल गंगाधर तिलक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत के लिए स्वशासन था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। किसने किया था? एम ए अंसारी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, वरिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से इनका संबंध है, लाला हरदयाल का संबंध युगांतर सर्कुलर से है। यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरिंद्रनाथ घोष का जो संबंध है वो ढाका षड्यंत्र अभियोग से नहीं है। बाकी खुदीराम बोस का संबंध जज किंग्सफोर्ड से है, तारकनाथ दास का संबंध हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से है, लाला हरदयाल का संबंध
युगांतर सर्कुलर से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के साप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के साप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने तैयार किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनुस्मृति जो है एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा दिखाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप जो है वो सावयवी दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी का आश्रम है उसका नाम है फिनिक्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? तो मार्क्स एवं एंजल्स की जो कृति है उसका नाम है आपका जर्मन आइडियोलॉजी। क्या नाम है उसका? जर्मन आइडियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वंदात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो द्वंदात्मक पद्धति जो है सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था हीगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से जो क्रांतिकारी पंथ है जिसको मसीहा के रूप में जाना जाता है वो है आपका कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो उपयोगितावाद के दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे आपके जेरेमी बेंथम। कौन थे? जेरेमी बेंथम जो थे वो उपयोगितावाद के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राजनीतिक विचारक को दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी गई है? यानी कि ऐसा कौन सा राजनीतिक विचारक है जिसका जो दर्शन है उसको सूकर दर्शन की संज्ञा दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंथम ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिनके दर्शन को हम सूकर दर्शन कह देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राज्य का वर्ग सिद्धांत को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मार्क्स को। किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरस्तु ने कहा था कि निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है, और शायद आप लोग ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे या फिर ऐसा आपको देखने को भी मिल रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉब्स, यानी कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में हॉल्स की सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के लिए किस पहलू पर बल दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनानी विचारकों द्वारा जो है नैतिक पहलू पर बल नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूसो जो है इसको हम संप्रभुता के उच्च धर्माध्य के रूप में जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जो प्राकृतिक अधिकार है इसका जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक जो है आपके वो है आपके जॉन लॉक, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक। जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन था? तो यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका जीएच सेवाइन का,
यानी कि GH सेवाइन का कथन क्या है कि हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। तो यह किसका कथन है? तो यह GH सेवाइन का कथन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो अरस्तु का जिसने उपेक्षा किया था, जो पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था, वो था आपका हॉब्स। कौन था? हॉब्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु ने इसमें से जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है वो लिखी है पॉलिटिक्स। क्या लिखी है? पॉलिटिक्स। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? तो लेवियाथन के जो लेखक है वो है थॉमस हॉब्स। कौन है? थॉमस हॉब्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अराजकतावादी जो है वो मार्क्स और बेंथम का संबंध है इससे, यानी कि ये मिलान जो है वो गलत है। बाकी राज्य की बहुलतावादी धारणा का सिद्धांत मैकाइबर और लास्की से सही है। राज्य की शक्ति धारणा का सिद्धांत मैकियावेली से है, ये भी सही है। और आपका जो है सर्वसत्तावादी हैगल का सिद्धांत जो है वो हैगल और वेरी हार्डी से है, ये भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक देश में समाजवाद, यह नारा किसने संबंधित है? तो एक देश में समाजवाद का जो नारा है यह नारा संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टालिन से। किससे संबंधित है? स्टालिन से। स्टालिन का क्या नारा था? एक देश में समाजवाद। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी स्वरूप है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो आपका राज्य है वो है किसी साध्य के लिए एक साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उदारवाद का जनक किसे जाना कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जो है वो आपका हम जॉन लॉक को कहते हैं, यानी कि जॉन लॉक को हम उदारवाद का जनक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? तो प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और टेलीविजन एवं रेडियो में से जो जनमत का अभिकरण नहीं है वो है आपका न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका जो है वो वहाँ से जनमत का अभिकरण नहीं शो होता है। बाकी प्रेस, राजनीतिक दल और टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से जो है वो जनमत का अभिकरण शो होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का जो प्रावधान है वो आपका संविधान करता है। कौन करता है? संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की जो स्वतंत्रता है वो आपका लोकतंत्र के शासन के लिए अति आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है किसके अंदर? तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता जो निहित होती है वो होती है आपके मंत्रिपरिषद में। किसके अंदर निहित होती है? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत निहित निहित होती है, जहाँ पे संसदीय जनतंत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन वाले सिद्धांत पे, शक्ति पृथक्करण वाले सिद्धांत पे, शक्ति सम्मिलन वाले सिद्धांत पे, या शक्ति संतुलन वाले सिद्धांत पे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संचालित होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जस्टिस शब्द में जो जस से निकला है, तो इस जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो जस्टिस शब्द में जो जस से निकला है, इसमें जस का जो संबंध है वो है आपका लैटिन भाषा से। तो जस शब्द का संबंध किससे है? लैटिन भाषा से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो स्वतंत्रता, संप्रभुता जो है वो ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। यह जो विचार है वो किसका है? तो यह विचार है बोधा का। किसका है? बोधा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन जो है वो वारकर का है। किसका है? वारकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह किसने कहा है? तो यह जो कथन है वो है आपका एच.जे. लॉस्की का। किसका है? एच.जे. लॉस्की का। इनका कथन क्या है कि राजनीति समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह किसने कहा है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? यह कथन किसका है? तो यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। यह जो कथन है वो है आपका बारकर का। किसका है? बारकर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? तो अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन जो है वो बोसांके का है। किसका है? बोसांके का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें से थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके जॉन रॉल्स। कौन है? जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इनमें से जो सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है वो सिद्धांत है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जो है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन जो है वो आपके रॉबर्ट नोजिक ने किए हैं। कौन किए हैं? रॉबर्ट नोजिक ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह विचार जो है आपका अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी का समर्थक कौन है? तो राज्य के सावयव सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो है आपके ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ये किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो ये राज्य के सावयव सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल का सिद्धांत, मातृसत्तात्मक का सिद्धांत, या विकासवादी का सिद्धांत, या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत? तो इसमें से जो है विकासवादी सिद्धांत जो है वो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में हम जो है डेविड स्टर्न को जानते हैं। किसको जानते हैं? डेविड स्टर्न को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? तो द मॉडर्न स्टेट के जो रचयिता हैं वो है मैकाइबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता किसको माना जाता है? तो राजनीति शास्त्र का पिता जो है वो हम अरस्तु को मानते हैं। किसको मानते हैं? अरस्तु को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में जो मुख्य रूप से कारण है जिसकी वजह से बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है वो है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के जो लेखक हैं वो हैं आपका कोम्बा, यानी कि अल्फ्रेड कॉबन। कौन है? अल्फ्रेड कॉबन। किसके लेखक हैं? डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघात्मक सरकार जो है वो ऐसे शासन का प्रकार है जो विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। यानी कि अभी भी जो है वो फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट ही चल रही है। अभी भी जो है अधिकतर देशों में वो संघात्मक सरकार ही चल रही है, इसलिए यह विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। तो ये था आज का हमारा 63 क्वेश्चनों के संग्रह जो सिविक्स से थे।
यानी कि नागरिक शास्त्र से जो आने वाले आगामी पेपरों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।